हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सरस्वती मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2023 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें टाइमिंग के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन और पूछा क्या गया है दूरी के बारे में। ठीक है। और इसमें आपको औसत चाल भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये औसत चाल के फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी कि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो आपको पता है जैसे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें दे रखा है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जिसको चलिए हम एक्स ले लेते हैं, और टोटल टाइम भी हमें अभी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन टोटल टाइम हमें बताया नहीं गया। तो टोटल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जो है क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमें कह रहा है कि हमारी जो ट्रेन है वो 25 नवंबर से 25 नवंबर को न्यू दिल्ली से चलती है और 26 नवंबर को हावड़ा पहुंचती है। कितने बजे चलती है ये, 16:50 पे। ठीक है, 16:50 पे चलती है और कब पहुंचती है, 12:05 पे। ठीक है, ये यहाँ 25 नवंबर से चलती है, 26 नवंबर को पहुंचती है। 16:50 यानी कि शाम के 4 बजे का टाइम है, ये शाम के 4:50 हो रहे हैं, और यहाँ दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको पता है ये ट्रेन जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन चल रही है, 25 नवंबर और 26 नवंबर। तो हम हमें क्या करना है, हमें दोनों दिन कितने घंटे चल रही है वो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके हम साथ में उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ आपको पता है कि 25 नवंबर कब तक रहेगा, यहाँ पे रात के 12 बजे तक हमारा जो है वो 25 नवंबर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ शाम के 4:50 से अगर ट्रेन चल रही है तो रात के 12 बजे तक वो कितने घंटे कवर कर लेगी, हमारी ट्रेन जो है वो रात के 12 बजे तक कितने घंटे कवर कर लेगी, 7 घंटे 10 मिनट। ठीक है। और यहाँ अगले दिन जो है, अगला दिन जो हमारा शुरू हो जाएगा कब से, रात के 12 बजे से। ठीक है। तो 26 नवंबर को यानी ट्रेन कितने घंटे चल रही है, रात के 12 बजे से दोपहर के 12:05 तक, यानी कि 12 घंटे और 5 मिनट। तो यहाँ पे हम इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना निकल जाएगा, 19 hours and 15 मिनट, 19 घंटे 15 मिनट हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा देंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट होती है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा जो एवरेज स्पीड है वो पर आवर में दिया गया है, तो ये जो टाइम है वो भी आपका टोटल जो है वो आर में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम किस किस में आ रहा है, आर और मिनट दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 19 आवर 19 घंटे और 15 मिनट है, इसको हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 19 प्लस, और ये क्या है हमारे पास, 19 घंटे प्लस 15 मिनट है। तो 15 मिनट को हम घंटे में अगर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा, 77/4 घंटे। ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम कितना निकल जा रहा है, 77/4 आवर निकल जा रहा है। और हमारा एवरेज स्पीड जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को डाल देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है जो कि एक्स ले लिया हमने, और टोटल टाइम हमें यहाँ पे हमारा निकल गया। तो टोटल स्पीड कितना, एवरेज स्पीड कितना दिया है, 80 x/77/4
अब x को इधर अगर हम ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 77/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 20 टाइम्स कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा आपका 1540 किलोमीटर। तो ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 1540 किलोमीटर। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, 1540 किलोमीटर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एवरेज स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो उससे ये फॉर्मूले से, कोई भी अगर दो वैल्यूज दी रहती है तो तीसरा जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है इसमें कि आप इमेजिन करिए कि आप एक किसी पार्क में हैं, उद्यान में हैं, और वहां पे क्या होता है, अचानक से भूकंप आ जाता है, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, इमारतों से दूर खुले में रहिए। ठीक है, निकटतम इमारत में भाग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, किसी भी खुले स्थान में चले जाना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी भूकंप वगैरह आता है तो अपने घरों से निकलकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी वृक्ष के या किसी इमारत के आसपास जाकर नहीं खड़े होना चाहिए, ना ही सड़क पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी पोल्स वगैरह गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इमारतों से दूर किसी खुले जगह पर चले जाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्षों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला का पेंटिंग बनाना निहित है, चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि पेंटिंग करने की कौन सी टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट, हम क्या यूज कर रहे हैं, चावल के रंगीन पेस्ट, और क्या यूज कर रहे हैं, साथ में नेचुरल कलर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल कलर्स जैसे हल्दी हो गया, या फिर जो फ्लावर्स वगैरह फूलों से जो हमें रंग मिलता है, या फिर नील है, ऐसे नेचुरल कलर्स को यूज करके हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक में होता है, पेंटिंग बनाने के कौन से टेक्निक में आएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, मधुबनी। मधुबनी जो टेक्निक होती है इसमें हम क्या करते हैं, चावल के रंगीन पेस्ट में नील या फिर हल्दी या फिर और जो नेचुरल कलर्स होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, उन्हें मिलाकर हम पेंटिंग बनाते हैं। और जो मधुबनी है ये जो नाम पड़ा है ये कहाँ से पड़ा है, जो बिहार है वहाँ के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर पड़ा है। ये जो पेंटिंग की जो कला है ये वहीं से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए वहाँ के नाम, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ खाने के जो हैं ये आपको भोज्य पदार्थों के नाम दे रखे हैं, आपको ऐसे ग्रुप का चयन करना है जिसमें सारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो पौधे के समान भाग से ही मिलते हैं। समान भाग या तो वो पत्ता हो, ठीक है, या फिर तना हो, या फिर फूल हो, या फिर फल हो, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। तो सेब जो है ये क्या होता है, फल होता है, गन्ना जो है ये तना होता है, अदरक भी जो है तना होता है, और गाजर हमारा क्या है, ये जड़ होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं, ये जो चारों है ये चारों ही क्या होते हैं, पौधे के बीज होते हैं। ठीक है, पौधे के ये बीज होते हैं, इसलिए ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन देखिए,
नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कुछ घटनाओं के क्रम दे रखे हैं और इसमें आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि जो नदी के जल को प्रदूषित करने के लिए जो क्रम है, कौन सा क्रम जो है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, घटनाओं के क्रम को आपको अरेंज करना है कि अगर नदी का जल प्रदूषित हो रहा है तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी, उसके बाद कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। सेकंड है, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। थर्ड है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और फोर्थ है, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है या जल प्रदूषण होता है उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, पहले हमारी जो नदी है या फिर कोई भी जो वाटर रिसोर्स है वहां पे क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आकर मिल जाते हैं। और वो कहाँ से आते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह से बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमारा पहला जो है वो वाटर में क्या मिलेगा, हमारा वाटर में क्या जाके मिल जाएगा, केमिकल्स मिल जाएंगे, यानी कि रसायन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा उसमें, कि केमिकल्स मिल जाने के कारण जो वाटर की जो क्वालिटी है, वो गुणवत्ता जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। और वाटर के जो गुण है जैसे कि उसकी जो सुगंध है या वो क्या हो जाएगी, दुर्गंध में बदल जाएगी, अम्लता उसकी बदल जाएगी और उसका रंग भी जो है वो भी प्रभावित होता है। वाटर जो है वो पहले साफ दिखता है पानी, उसके बाद पॉल्यूशन होने के बाद क्या होता है, गंदा दिखने लगता है। ठीक है, तो वाटर की क्वालिटी या फिर गुणवत्ता भी उससे फिर होती है। उसके बाद क्या होता है, अब वाटर की क्वालिटी चेंज होगी तो उसके वजह से कौन इफेक्ट, किस पे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो किस पे पड़ता है, जो जलीय जीवन होता है उस पे क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस पे प्रभाव पड़ेगा, जलीय जीवन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और वो जो जलीय जीवन है जैसे कि जानवर है, जो वाटर प्लांट्स होते हैं या वाटर एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी रिवर के जब वाटर प्लांट्स या वाटर एनिमल्स जो है वो खत्म होने लगते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो भी गिर जाती है। तो वो जो नदी है, वो रिवर है, वो हर किसी भी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अब क्या हो जाती है, नदी जो है वो एकदम डेड हो जाती है, मतलब उसका जो है कोई भी यूज अब नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या रहेगा, थर्ड वाला। सबसे पहले जो है रसायन अधिकता में छोड़े जाएंगे, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए, उसके बाद ए वाला ऑप्शन रहेगा, फिर बी और सी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है या फिर थर्ड जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे हर ऑप्शन में जो क्या दे रखा है, तीन तीन पौधों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से पौधों का जो ग्रुप है वो बीजों से उगता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका सेकंड नंबर है। इसमें देखिए चावल, गेहूं और ओट्स जो है ये तीनों ही क्या होते हैं, ये कैसे ग्रो किए जाते हैं, ये बीजों से ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है गन्ना या आलू ये इसके स्टेम से ही उगाया जाता है, पत्ता गोभी भी। और साथ में आलू, गुलाब, गन्ना, इन सब की जो टेक्निक है वो अलग अलग होती है। तो इसमें सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि पीवी सिंधु जिस स्टेट से है वहां का मुख्य भोजन क्या है। तो पीवी सिंधु जो है वो हमारी इंडिया की बैडमिंटन खिलाड़ी है और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है वो, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही दो बहनें हैं, ये ब्लड रिलेशन पे है बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। एक ही दो बहनें हैं, बी और सी। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए जो है इसकी दो बहनें हैं। ठीक है, कौन कौन है, बी और सी।
ठीक है, दो बहनें हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, फीमेल्स हैं। ए का डी पति है, ठीक है, ए का जो डी है वो पति है, यानी कि यहाँ पे ए भी फीमेल है और डी यहाँ पे मेल है। अब बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध होगा? अगर बी की और सी की दोनों की पुत्रियां होती हैं तो इन दोनों का इससे क्या संबंध होगा? तो ये इस ए जो है इन दोनों की मौसी लगेगी, तो ये इनके हस्बैंड क्या हो जाएंगे, मौसा जी। और मौसा जी को हम इंग्लिश में अंकल कहते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? यहाँ पे आपको कुछ पौधों के जो बीजों के नाम दे रखे हैं, ये कुछ पौधे दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस पौधे के बीज जो है वो वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है डिस्पर्सल ऑफ सीड से, जो कि आपका एनसीईआरटी का है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो पौधा है उसके बीज जो है वो वायु द्वारा फैलते हैं। तो जो बीज जो है वो तीन माध्यमों से फैलते हैं, जिसमें आता है विंड यानी कि वायु से, वाटर से, जल की सहायता से, और एनिमल्स की सहायता से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है विंड के बारे में, तो जो विंड से फैलने वाले जो भी आपके बीज होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो एक तो हल्के होते हैं वजन में, ठीक है, हल्के होते हैं, साथ में या तो उनके ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, रेशेदार रेशेनुमा उनके ऊपर स्ट्रक्चर रहता है, या फिर उनके पास क्या होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होती है आपके उन बीजों की जो कि वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो आक है हमारा, उसके पास ऐसा क्वालिटी होता है कि उसके ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से, और एक तो वो वजन में भी हल्का रहता है, साथ में उसके ऊपर ये जो रेशेनुमा जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, उसको वायु के द्वारा फैलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आप यहाँ पे इमेज की हेल्प से भी देख सकते हैं कि इसमें जो वायु से जो वायु के द्वारा फैलने वाले जो बीज होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रेशेनुमा स्ट्रक्चर रहते हैं, साथ में इनका जो विंग लाइक जो होता है, पंखों की तरह भी इनका स्ट्रक्चर रहता है, ताकि ये वायु के साथ एक जगह से दूसरी जगह फैल सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आक यानी कि मदार का बीज। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपकी माँ, आप दुकान से गेहूं लेके आते हो, ठीक है, और माँ उसकी क्या करती है, रोटियां बनाती है। तो क्या गेहूं से हम डायरेक्ट रोटी तो बना नहीं सकते, एक एक स्टेप होता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेहूं का आटा बनाए, पहले हम क्या करेंगे, गेहूं को पिसवा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो सेकंड आंसर है। कैसे है, गेहूं का आटा बनाए, सबसे पहले गेहूं का आटा बनाएंगे, उसको पिसवा लेंगे गेहूं को, फिर उसको क्या करेंगे, एक पात्र में आटा ले लेंगे, उसके बाद आटा को गूंथेंगे, गूंथे हुए आटे के पेड़े बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे, ठीक है। पेड़े बनाने के बाद रोटियां बेलेंगे और उसके बाद उनको सेकेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आपको उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स और खाद के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें हमेशा कहा जाता है कि जो खाद होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में अगर उससे आप उसको कंपेयर करते हैं तो खाद जो होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो क्यों होता है, उसके लिए कुछ रीजंस आपको दे रखे हैं, कुछ कारण बताए गए हैं। तो आपको चूज करना है, आपको चयन करना है इसमें से कि कौन कौन से जो कारण है वो सही है खाद के बारे में, जिसके कारण उसको उपयोग करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि खाद जो है जैव करनी है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो कि
जब अर्थ के साथ मिलती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको उनके ऊपर एक्ट करके और उनको क्या करते हैं, मिट्टी में सॉइल के साथ मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं खाद जो होते हैं, ये जैव निम्नकरणीय है। ये क्या करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और ये क्या करेंगे, सॉइल को यानी कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे सॉइल में जाके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो खाद है वो क्या होता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, ये खाद क्या होता है, नेचुरल होता है, इसलिए इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और रासायनिक अभिक्रिया ना होने के कारण ये क्या करेगा, हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका फायदा होता है, तो ये भी सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है रंध्र बनते हैं, यानी कि जो मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स बनते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं, जो गैसें होती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसों के आदान प्रदान में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, गैसों के आदान प्रदान में ये हेल्प करते हैं, तो इसलिए भी ये क्या होता है, खाद जो होते हैं ये फायदेमंद होते हैं। तो ये भी हमारा जो है ये सही है। इससे गैसों के आदान प्रदान से जो हमारी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये जो सेंटेंस है ये गलत है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता, ये इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। तो आपका ए, बी और सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तीनों सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपको कि अगर आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों को विजिट करना चाहते हैं, वहां घूमना चाहते हैं, तो आप कौन से यहाँ पे तीन, हर ऑप्शन में तीन जो है जगहों के नाम दे रखे हैं, तो आप किन तीन स्थानों के ग्रुप को चूज करेंगे कि वहां पे जाएंगे तो आप गंगा नदी के किनारे घूम सकेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही हो जाएगा। अगर आप कोलकाता, कानपुर और वाराणसी को चूज करते हैं तो यहाँ तीनों जगह से जो क्या है, हमारी जो गंगा नदी है वो होकर गुजरती है। ठीक है, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब साउथ में पड़ जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं। साउथ में गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट यानी कि मूसला जड़ और जकड़ा जड़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है, जो युग्म है वो सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गेहूं में मूसला जड़ पाई जाती है, तो ये गलत है। गेहूं में कौन सा होती है, जकड़ा जड़ होती है। धनिया में मूसला जड़ होती है, तो ये टैप रूट जो है धनिया में यानी कि टैप रूट होता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, तो बाकी दोनों भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से दिया हुआ कौन सा जो जीव है वो सांप या सर्प यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके ग्रुप में उनका निकटतम संबंधी है। तो इसमें सब क्लियरली आंसर जो है वो छिपकली हो जाएगा। लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल के ग्रुप से आती है। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सरीसृप। ठीक है, तो ये इस ग्रुप से आती है छिपकली। तो 14 का आंसर आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं आपको पेंगुइन्स के, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो पेंगुइन के बारे में सही नहीं है। तो पहला है, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। उनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है और वसा भी होती है, ताकि वो उनको ठंडी जगह में जो है उनके शरीर को गर्म रख सके। ठीक है,
सेकंड है उनके शरीर धारा रेखी होती है, धारा रेखी यानी कि स्ट्रीमलाइन यानी कि बोट नाव के शेप में होती है। तो ये क्योंकि जो पेंगुइन्स होते हैं उन्हें पानी में स्विमिंग भी करनी होती है, तैरना भी होता है, तो जो धारा रेखी है जो शरीर की जो संरचना है वो पानी में तैरने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए इनकी शरीर जो है वो धारा रेखी होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो ये किसका लक्षण होता है, ये गिरगिट का लक्षण होता है, तो ये पेंगुइन के बारे में स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट्स इसके बारे में सब सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 15 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।